हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंस्टा क्लासेस। आज के इस सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे आरसीसी के कुछ और क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था, व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशो। आपको निकालना था मॉड्यूलर रेशो इज टू बी यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ द आरसी बीम यूजिंग द डब्ल्यूएसएम मेथड। ठीक है। इफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20, तो M20 आपको ग्रेड ऑफ कंक्रीट दे रखी है। IS कोड के अंदर जो मॉड्यूलर रेशो का फॉर्मूला है वो है 280 डिवाइडेड बाय 3 सिग्मा CBC, और सिग्मा CBC अप्रोक्सीमेटली 0.33 FCK के बराबर होता है। ठीक है, तो 0.33 FCK यदि आप इसके अंदर पुट करेंगे तो 0.33 मल्टीप्लाइड बाय 20, तो दैट विल बी कमिंग आउट टू बी 6.67। ठीक है, तो 6.67 से आप वैल्यू रिकॉल कर पाएंगे कि IS कोड की टेबल में 7 गिवन है, और यहाँ पर यदि आप सिग्मा CBC की वैल्यू को 7 न्यूटन पर mm² यदि आप पुट कर दोगे तो आपको रिजल्ट 13.3 मिल जाएगा। ठीक है, तो कुछ बच्चों ने इसका जवाब भी भेजा था। ठीक है, बिल्कुल करेक्ट जवाब था। क्वेश्चन के अंदर मॉड्यूलर रेशियो आपसे पूछा है, सिग्मा CBC हमने कोड से रिकॉल कर लिया कि 7 के बराबर है, 13.3 यहाँ पर वैल्यू आ रही है। ठीक है, तो ये जो मैं आपको बताता हूँ वैल्यू, अगर किसी को डायरेक्टली याद है तो आपको निकालने की ज़रूरत वैसे है नहीं। ठीक है, तो 6.67 आया, रिकॉल करने के लिए हेल्प करती है। यहाँ से वैल्यू आप बोल देते हो कि 7 न्यूटन पर mm² के बराबर है। अगर कोड की कुछ वैल्यूज को यदि हम देखें तो सिग्मा CBC बताता है द परमिसिबल स्ट्रेस ऑफ द कंक्रीट इन बेंडिंग कंप्रेशन। तो बीम डिजाइन के समय तो आपको सिग्मा CBC की जरूरत पड़ती है, और ये है डायरेक्ट कंप्रेशन की वैल्यू सिग्मा CC। और सिग्मा CC की वैल्यूज हमको जरूरत पड़ेगी जब हम कॉलम डिजाइन करेंगे WSM मेथड के थ्रू। ठीक है, तो ये वैल्यूज जो होती है सिग्मा CBC, ये लगभग 0.33 FCK के बराबर होती है, 0.33 FCK के बराबर। तो यदि आप इसके लिए यूज करोगे 10 के लिए तो ये हो जाएगा 3.3। ठीक है, तो आप वैल्यू रिकॉल कर पाएंगे कि 3 है। 15 के लिए यूज करोगे 15/3 तो 5 आ जाएगा। ठीक है, 20 के लिए जब यूज करोगे तो 6.67 आएगा। वैल्यू आप रिकॉल कर सकते हैं कि 7 है। और जब आप 25 पुट करोगे तो 25/3 है ना, 0.33 का मतलब है 1/3। तो यदि आप वैल्यू पुट करोगे 8.33 यहाँ पर आपको मिलेगा, तो यहाँ से आप रिकॉल कर पाएंगे कि 8.5 वैल्यू कोड के अंदर दे रखी है। इसी तरीके से सिग्मा CC जो डायरेक्ट कंप्रेशन की वैल्यू होती है, ये आपकी FCK डिवाइडेड बाय 4 होती है, यानी कि 0.25 टाइम्स ऑफ FCK होती है। तो पहला आ गया M10 के लिए। ठीक है, ये वैल्यू M10 के अंदर 10 क्या बताता है, FCK को बताता है। तो 10 मल्टीप्लाइड बाय 0.25 करेंगे तो 2.5 आ जाएगा। ठीक है, 15 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, ठीक है, तो 15 डिवाइडेड बाय 4, ठीक है, तो आपको मिलेगा 3.75। ठीक है, तो आप वैल्यू रिकॉल कर पाएंगे कि 3.75 से हायर नंबर 4 यहाँ पर है। इसी तरीके से बाकी वैल्यूज आप यहाँ पर देख सकते हैं। टाउ BD में आपको बॉन्ड जब पढ़ाऊंगा तो उसके बाद हम इसको डिस्कस करेंगे। टाउ BD बेसिकली डायरेक्ट बॉन्ड के अंदर कंक्रीट की बॉन्ड स्ट्रेंथ को बताता है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है हम लोग आने वाली क्लासेस में देखेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर बीम 300 बाय 600 mm और इफेक्टिव डेप्थ ब्रैकेट के अंदर बोला गया है। ठीक है, अगर ये ब्रैकेट में इफेक्टिव डेप्थ नहीं बोला जाता तो हम उसको टोटल डेप्थ अज्यूम करते हैं। ठीक है, तो इफेक्टिव कवर भी फिर आपको सूटेबल यहाँ पर लेना पड़ता है, क्योंकि डिजाइन में इफेक्टिव कवर ही काम आता है। कंसिस्ट ऑफ 4 numbers of 25 mm dia steel if the beam is simply supported over the span of 8 meter and carries the UDL of 25 kilonewton per meter including the self weight, calculate the stresses developed। ठीक है, मॉड्यूलर रेशियो 15 लेना है। तो जैसे ही आपको मॉड्यूलर रेशियो यहाँ पर बताया गया तो आप समझ गए कि WSM मेथड से यहाँ पर क्वेश्चन है, क्योंकि मॉड्यूलर रेशियो, ट्रांसफॉर्म सेक्शन, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, इस तरीके की बातें हम कहाँ करते हैं, WSM मेथड के अंदर करते हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस तो WSM में पढ़ते हैं, लिमिटिंग डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस आप LSM के अंदर पढ़ते हो। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान रखें इस कीवर्ड्स का। तो आगे चलते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर अगर आप देखें ध्यान से तो आपको ग्रेड ऑफ स्टील नहीं बता रखी है, तो इसका मतलब हम XC कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैलकुलेट हम नहीं कर पाएंगे। तो हम पहचान नहीं पाएंगे कि सेक्शन अंडर इनफोर्स्ड या ओवर इनफोर्स्ड है। तो आपको बेसिकली जो है स्ट्रेसेस लेते समय हमें FCBC तो कंक्रीट की स्ट्रेस एज्यूम करनी पड़ेगी, और FST जो है वो स्टील के अंदर स्ट्रेस एज्यूम करनी पड़ेगी विद इन द परमिसिबल लिमिट, यहाँ पर इस क्वेश्चन में मान करके चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस व्हिच इज कमिंग। ठीक है, उससे पहले हम लोग निकाल लेते हैं व्हाट इज द मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कमिंग ऑन द बीम। सिंपली सपोर्टेड बीम गिवन था, और आपको सुपर इम्पोज लोड 25 किलोन्यूटन पर मीटर गिवन है। इफेक्टिव स्पैन 8 मीटर यहाँ पर है। अगर स्पैन सिर्फ मेंशन हो तो आप उसको इफेक्टिव स्पैन मान करके आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सुपर इम्पोज लोड इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट था। अगर इंक्लूसिव ऑफ सेल्फ वेट नहीं लिखा होता तो हम यहाँ पर सेल्फ वेट भी निकाल रहे होते। तो सेल्फ वेट निकालने के लिए 25 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब RCC का लेते हैं।
क्रॉस सेक्शन एरिया से आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय लेंथ कर दो, डिवाइडेड बाय लेंथ कर दोगे तो आपको बेसिकली ये यूडीएल के अंदर सेल्फ वेट मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन के अंदर ये इंक्लूसिव था तो इस वजह से आपको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 किया, सिंपली सपोर्टेड में मैक्सिमम मोमेंट कहाँ आता है, सेंटर पर आता है, और कितना आता है, ठीक है, डब्ल्यू एल स्क्वायर डिवाइड बाई 8 आता है, तो यहाँ से ये वैल्यू मिल रही है 200 किलो न्यूटन मीटर। WSM मेथड बेसिकली सर्विस लोड पर कैलकुलेशन करता है, डिजाइन सर्विस लोड पर करता है, तो इस वजह से आपको किसी लोड फैक्टर से यहाँ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। इसी मूवमेंट के ऊपर हम कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो ये जो मूवमेंट आपका कैलकुलेट हुआ है, इससे हम एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वगैरह निकाल सकते हैं। एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकालने का एक तरीका आपके पास में WSM में C बराबर T करके है, और WSM के अंदर हम लोग मोमेंट ऑफ कंप्रेशन एरिया और मोमेंट ऑफ टेंशन एरिया को बराबर करके निकालते हैं। क्लास के अंदर मैं डिराइव कर चुका हूँ ऑलरेडी कि C और T जब बराबर होते हैं तो कंप्रेशन एरिया का मोमेंट और टेंशन एरिया का मोमेंट बराबर कैसे आता है, ठीक है। मान लेते हैं कि जैसे ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट जो है वो कंप्रेशन में है, तो कंप्रेशन में आपको रेक्टेंगुलर एरिया मिल रहा है, तो ये अगर डेप्थ को यदि आप XA कह दो तो XA मल्टीप्लाइड बाय B, ये तो कंप्रेशन का एरिया हो जाएगा, तो B मल्टीप्लाइड बाय XA, और इसका जो CG होगा वो बीच में होगा क्योंकि रेक्टेंगल है, तो XA डिवाइडेड बाय 2, ये कंप्रेशन एरिया का मोमेंट हो गया। इसी तरीके से जो आपका ट्रांसफॉर्म्ड यहाँ पर कंक्रीट होगा वो रेनफोर्समेंट के लेवल पर होगा, वो m टाइम्स ऑफ AST होगा, और इसकी जो डिस्टेंस है, ठीक है, ऊपर से जो डिस्टेंस आप मेजर करते हो एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर से सेंट्रोइड ऑफ द टेंशन रेनफोर्समेंट को, उसको D कहते हैं, तो ये D माइनस एक्स से डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है। तो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय m AST मल्टीप्लाइड बाय D माइनस एक्स, ठीक है। कंप्लीट डेरिवेशन क्लासेस में ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ, तो सीधा सीधा हम यहाँ पर, ठीक है, वैल्यूज को पुट कर लेते हैं। तो B आपको 300 दिया गया था, X से हमको निकालना है, ठीक है। मॉड्यूलर रेशियो 15 है, 4 बार दी गई थी 25 की, ठीक है। और आपके पास में जो स्मॉल d है, स्मॉल d इज 600 है ना, ये मिसप्रिंटेड है, दिस इज 600 ईयर, तो 600 माइनस x से किया तो x से आ गया आपका 258.81 mm, ठीक है। तो x से जो आपने निकाला है उससे हम mr की कैलकुलेशन के बराबर उसको पुट करेंगे, ठीक है। तो mr की कैलकुलेशन से हमारा FCBC आ जाएगा, क्योंकि हम यहाँ जानते हैं कि अगर आप स्ट्रेस डायग्राम WSM में बनाते हैं तो वो हमेशा लीनियर स्ट्रेस डायग्राम बनता है, ठीक है। FCBC यहाँ पर हम मान लेंगे कंक्रीट में स्ट्रेस है और स्टील में जो स्ट्रेस है वो FST माने, तो इक्विवेलेंट कंक्रीट के लिए ये स्ट्रेस डायग्राम होता है, तो इस वजह से आप लोगों को यहाँ पर स्ट्रेस लिखते समय FST डिवाइड बाय m लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंक्रीट साइड से अगर जाए आप, ठीक है, यानी कि रेनफोर्समेंट की इस पॉइंट के अबाउट यदि आप मूवमेंट ले ले, जिस पॉइंट पर रेनफोर्समेंट है, जिस लेवल पर रेनफोर्समेंट है, तो आपको जो मूवमेंट मिलेगा वो कितना मिल जाएगा, B इंटू एक्स से, ये कंक्रीट का एरिया है जो कि कंप्रेशन में है, मल्टीप्लाइड बाय एवरेज स्ट्रेस FCBC डिवाइडेड बाय 2, तो ये तो कंप्रेशन फोर्स आ गया, मल्टीप्लाइड बाय लीवर आर्म के लिए कंप्रेशन फोर्स आपका यहाँ लगेगा ट्राइंगल के सेंट्रोइड पर, और ट्राइंगल का सेंट्रोइड ऊपर से x से डिवाइडेड बाय 3 पर हो जाएगा, तो यहाँ पर जो बची हुई डिस्टेंस है d माइनस एक्स से डिवाइडेड बाय 3, बेसिकली ये आपको क्या दे देगा, ये लीवर आर्म दे देगा, ठीक है। तो इस इक्वेशन से हमारे पास में FCBC कैलकुलेट हो जाएगा, दैट इज कमिंग आउट टू बी 10.02 MPa। क्वेश्चन में आपसे स्ट्रेसेस ही पूछी गई थी कि स्ट्रेसेस निकालो, तो FCBC तो हमने निकाल दिया। स्टील की जो स्ट्रेस है FST, उसको निकालने के लिए सिमिलर ट्रायंगल यूज कर लेंगे, ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल यूज करके हमारे पास में, क्योंकि FCBC ऑलरेडी आ चुका है, एक्स ऑलरेडी आ चुका है, D माइनस एक्स, ये वाली डिस्टेंस भी हमारे पास है, तो सिमिलर ट्रायंगल यूज करेंगे तो FST आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट में मैंने कैलकुलेशन यही शो की है, यहाँ पर ये है FST डिवाइड बाय m, ये वाली जो डिस्टेंस है ये D माइनस एक्स से है, ठीक है, दिस इज D माइनस एक्स से। क्वेश्चन में D 600 mm था, एक्स से हमने कैलकुलेट किया था वो 258.81 था, सिमिलर ट्रायंगल लगाया, रिजल्ट FST का 198.30 आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन डब्ल्यू रेनफोर्स्ड बीम का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द सेक्शन गिवन, द ग्रेड ऑफ द कंक्रीट इज M20, Fe415 ग्रेड स्टील का दे रखा है, मॉड्यूलर रेशियो सिग्मा CBC आपको दे रखे हैं, तो ये चीक चीक करके बोल रहे हैं कि आप लोगों को WSM यूज करना है, ठीक है। एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट आपको ऑलरेडी गिवन है, आपको सिर्फ MOR निकालना है, तो MOR निकालने के लिए सबसे पहले आप क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लो, फिर एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस निकाल लो, कंप्रेशन एरिया मूवमेंट को टेंशन एरिया मूवमेंट के बराबर करके, ठीक है। फिर दोनों को कंपेयर करेंगे तो पता लग जाएगा कि सेक्शन कैसा है, अंडर रेनफोर्स्ड है या ओवर रेनफोर्स्ड है या बैलेंस्ड है, उसके हिसाब से फिर MOR की कैलकुलेशन हम कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर स्मॉल d मेजर कर लिया, स्मॉल d कहाँ से मेजर किया जाता है, टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर से, ठीक है, टेंशन रेनफोर्समेंट के सेंट्रोइड तक,
ठीक है। तो ओवरऑल डेप्थ 600 दे रखी है, 600 में से 40 माइनस कर दोगे तो 560 बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द इफेक्टिव डेप्थ। यहाँ पर मैंने आपको क्लासेस के अंदर थ्योरी पूरी समझा रखी है। ठीक है, कि जब आप एएसटी यहाँ पर आप ट्रांसफॉर्म सेक्शन जब लेते हैं तो टेंशन रेनफोर्समेंट में तो मॉड्यूलर रेशियो एम यूज किया जाएगा। ठीक है, और कंप्रेशन एरिया के लिए जो मॉड्यूलर रेशियो है वो मॉडिफाइड मॉड्यूलर रेशियो होता है, 1.5 एम यूज किया जाएगा। ठीक है, इसका क्या कारण है सब कुछ हम ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो सीधा चलते हैं, हम लोग निकालने चलते हैं कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस कैसे निकलेगी। वो स्ट्रेस डायग्राम में सिग्मा सीबीसी और सिग्मा एसटी के कोरोस्पॉन्डिंग जो डेप्थ निकलती है सिमिलर ट्रायंगल से, उसको आप एक्सी कहते हैं। ठीक है, तो एक्सी निकाल दिया हमने सिमिलर ट्रायंगल से, फॉर्मूला ये है, क्लासेस में डिराइव भी कर चुके हैं। एम सिग्मा सीबीसी बेसिकली 280 डिवाइडेड बाय 3 होता है। तो बेसिकली यदि यहाँ पर आप एम सिग्मा सीबीसी की जगह रख दो तो आप लोग देख सकते हैं कि एक्सी यानी कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस वो ग्रेड ऑफ स्टील पर डिपेंड करती है और वो इफेक्टिव डेप्थ पर डिपेंड करती है, बाकी किसी चीज़ पर डिपेंड करती नहीं है। इसका मतलब आप टेंशन रेनफोर्समेंट बढ़ा दो या फिर आप डबली रेनफोर्स्ड सेक्शन कर दो या फिर आप एल सेक्शन टी सेक्शन कर दो, तो उसमें भी आपकी क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस चेंज नहीं होगा। चेंज कब होगा? जब इफेक्टिव डेप्थ चेंज होगा और जब सिग्मा एस टी चेंज होगा, तब चेंज होगा, अदरवाइज चेंज नहीं होगा, है ना। तो सिग्मा एस टी क्वेश्चन में 230 है, मॉड्यूलर रेशियो 13 गिवन है, सिग्मा सीबीसी 7 है, स्मॉल डी हमने 560 निकाला था। तो यहाँ पर ये एक्सी यानी कि क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस 158.75 mm आ गया। आगे चलते हैं, नेक्स्ट हम निकालेंगे व्हाट इज द एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस। तो कंप्रेशन एरिया का जो मूवमेंट होगा उसको टेंशन एरिया के मूवमेंट के बराबर कर देंगे। अब कंप्रेशन एरिया में आपके पास में यहाँ पर ये कंक्रीट जब आप फुल लोगे तो यहाँ पर वाकई में इस लेवल पर कुछ कुछ जगह पर यहाँ पर कंक्रीट नहीं है, यहाँ पर स्टील है, तो इक्विवेलेंट आपको एरिया निकालना पड़ेगा। और इक्विवेलेंट एरिया कितना हो जाता है यहाँ पे 1.5 m मॉडिफाइड मॉड्यूलर रेशियो लेते हैं, एएसटी होगा, एएससी होगा माइनस एएससी आप कर देंगे, क्योंकि इतना कंक्रीट आप जो है एक्स्ट्रा लेकर के चल रहे हैं पहले फिगर के अंदर। ठीक है, तो बी इंटू एक्स ए मल्टीप्लाइड बाई एक्स ए बाई 2 प्लस ये जो आपका स्टील का एरिया ऐड करना है इक्विवेलेंट एरिया ऑफ कंक्रीट, और इसमें आपने एक्स्ट्रा यूज किया था। ठीक है, तो जो स्टील का एरिया है उसके बराबर कंक्रीट एक्स्ट्रा यूज किया है तो वो आपने हटा दिया यहाँ पर। तो टोटल मिलाकर के इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया इतना हो आएगा। ठीक है, और ये किस लेवल पर है? ये बेसिकली इस जगह पर है, तो ये कितना हो जाएगा? ये बेसिकली इस वाले इफेक्टिव कवर को डी डैश कहते हैं, तो यहाँ पर ये एक्स ए माइनस डी डैश हो जाएगा। ये कंप्रेशन एरिया का टोटल मोमेंट आ गया। ठीक है, इसी तरीके से जो एरिया मोमेंट निकालेंगे आप टेंशन साइड का, तो m टाइम्स ऑफ AST इस लेवल पर इक्विवेलेंट कंक्रीट है। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई ये वाली डिस्टेंस कर देंगे और ये वाली डिस्टेंस आपकी d माइनस एक्स के बराबर है। ठीक है, फिर बस आपको वैल्यूज पुट करनी है और मॉड्यूलर रेशियो की वैल्यू पुट की, ठीक है, विड्थ की वैल्यू पुट करी, तो यहाँ पर आपके पास में सिर्फ एक्स अननोन है, सॉल्व करेंगे 219.03 आ रहा है जो कि बड़ा है। ठीक है, अगर आप बैलेंस्ड के कंपैरिजन में कोई भी चीज़ को यदि आप बड़ी या यहाँ पर आपको मिलती है, ठीक है, जैसे आपको एरिया ऑफ एनफोर्समेंट यदि बड़ा मिलता है या डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस बड़ी मिलती है या फिर मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस बड़ा मिलता है, तो वो ओवर रेनफोर्स्ड सेक्शन को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेक्शन बन रहा है वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन यहाँ पर बन रहा है। ठीक है, अब ओवर एनफोर्स सेक्शन यदि बनेगा तो बेसिकली कंक्रीट वहां पर अपनी परमिसिबल लिमिट पर पहुंच जाएगा लेकिन स्टील नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है, तो आप यहां पर जो मूवमेंट लेंगे वो इस पॉइंट के अबाउट खड़े होकर के मूवमेंट लेंगे, यानी कि स्टील वाले लोकेशन से यदि मूवमेंट लोगे तो स्टील का मूवमेंट नहीं आएगा। बाकी यहाँ पर एक तो कंक्रीट फुल कंक्रीट जो आप एज्यूम करके चलते हो फर्स्ट फिगर में वो आएगा, और दूसरी जो कैलकुलेशन चलेगी उसके अंदर आपने लिया है m टाइम्स ऑफ ASC, ठीक है, दैट इज 1.5 टाइम्स माइनस ASC। इतना एरिया कंक्रीट का इस लेवल पर है तो इसका मूवमेंट भी लेना पड़ेगा, तो मल्टीप्लाइड बाय स्ट्रेसेस, तो स्ट्रेस आपको निकालनी पड़ेगी इस लेवल पर। ठीक है, तो FDC उस स्ट्रेस को कहते हैं। तो ये तो आपने क्या लिखा, दिस इज B इंटू एक्स ए मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा CBC डिवाइड बाय 2। तो बेसिकली ये तो आपने लिखा कि जो फर्स्ट फिगर है सिर्फ कंक्रीट कंक्रीट का यदि आप देखें टोटल न्यूट्रल एक्सिस के ऊपर तो उसका कंप्रेशन फोर्स है जिसको हमने क्लासेस में C1 बोला था। D माइनस एक्स ए डिवाइड बाई 3 ये लीवर आर्म हो गया फर्स्ट फिगर के लिए। सेकेंड फिगर के लिए आपका जो इक्विवेलेंट कंक्रीट का एरिया है जो लेवल ऑफ रेनफोर्समेंट में कंप्रेशन जोन में है उसका ये क्या बन जाएगा, उसका ये कंप्रेशन फोर्स बन जाएगा जिसको हमने क्लासेस में C2 बोला था मल्टीप्लाइड बाय इसकी जो डिस्टेंस है। ठीक है, तो इसकी डिस्टेंस कहाँ से, क्योंकि रेनफोर्समेंट पे खड़े होकर के आप मूवमेंट ले रहे हैं तो D माइनस डी डैश यहाँ पर, ठीक है, क्या चीज़ हो जाएगी, यहाँ पर लीवर आर्म हो जाएगी। ठीक है, तो बेसिकली इस कैलकुलेशन को करते समय हमें FDC निकालना पड़ेगा और FDC आपका सिमिलर ट्रायंगल से आएगा।
ठीक है। तो सिमिलर ट्रायंगल अगर आप बनाए तो टॉप मोस्ट कंप्रेशन फाइबर पर जो स्ट्रेस आ रही है वो तो सिग्मा सीबीसी है, और लेवल ऑफ कंप्रेशन रेनफोर्समेंट पे स्ट्रेस को आपने एफडेसी कह दिया। ये वाली डिस्टेंस आपको पता है, ठीक है, ये वाली डिस्टेंस आपको पता है, उसमें से इफेक्टिव कवर को माइनस करके ये वाली डिस्टेंस निकाल सकते हैं। सिमिलर ट्रायंगल फिर लगा दिया तो सिग्मा सीबीसी डिवाइडेड बाय एक्स से, दैट इज 219.09 अभी कैलकुलेट किया था, एफडेसी आ जाएगा आपका 5.72 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। तो एफडेसी जैसे ही आपका इस इक्वेशन से आया, अब यहाँ पर उठा करके आप इस एमओआर की कैलकुलेशन में डाल दोगे, ठीक है, तो आपको जो है एमओआर मिल जाएगा, मोमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी मिल जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर हमने डाल दी इसको, यहाँ पर ये मिल रहा है एम आर इज इक्वल टू 136.9 किलो न्यूटन मीटर। बेसिकली ये कैलकुलेशन मैंने आपको सिर्फ शो करने के पर्पज से यहाँ पर दी है। ये ओवर इन्फोर्स सेक्शन है। डिजाइनर कभी भी ओवर इन्फोर्स सेक्शन यदि डिजाइन करेगा तो इतनी मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी वो अलाउ नहीं कर पाएगा, क्योंकि ओवर इन्फोर्स सेक्शन आपका ब्रिटल फेलियर देता है। तो हमें यहाँ पर डिजाइन करते समय इसको लिमिट करना पड़ेगा बैलेंस्ड कैपेसिटी के बराबर, ठीक है। तो बैलेंस्ड कैपेसिटी के बराबर ही डिजाइनर अलाउ कर सकता है। तो मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी जब निकालोगे आप, तो आप सिग्मा सीबीसी ऑलरेडी ले ही रहे थे, बस एक्चुअल डेप्थ की जगह आपको बैलेंस्ड वाली डेप्थ यानी कि क्रिटिकल डेप्थ लेनी है, और यहाँ पर आपको फिर एफडेसी वापस निकालना पड़ेगा, क्योंकि पहले जो एफडेसी निकाला था वो एक्चुअल डेप्थ के कोरस्पॉन्डिंग है, ठीक है। तो अब एफडेसी वापस निकालोगे और जो निकलेगा सिमिलर ट्रायंगल से उसको यहाँ पर पुट कर दोगे तो एमआर आ जाएगा। तो सिमिलरली जैसे पहले निकाला था, पहले हमने एक्चुअल के कोरस्पॉन्डिंग निकाला था, अब हम क्रिटिकल के कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। एफडेसी आपका 5.24 आ जाएगा। अब ये जो 5.24 आया इसको एमओआर की इक्वेशन में डाल दें, ठीक है। तो एमओआर की इक्वेशन में डाल देंगे तो एमओआर आ जाएगा 107.33। आपका ऑब्जर्वेशन यहाँ पर भी ये रह सकता है कि जब हम बैलेंस्ड में कैपेसिटी चेक करने गए तो वो 107.33 आ रहा है, और जब हमने ओवर इन्फोर्स सेक्शन की एज इट इज यदि हमने ब्रिटल सेक्शन के लिए यदि हम जाए तो वहां पर भी हमें कैपेसिटी जो आई थी वो थोड़ी सी बड़ी आई थी, ठीक है। और यहाँ कैपेसिटी कितनी आ रही है, 107.33 है। डिजाइनर बस इतनी ही अलाउ कर पाएगा, ठीक है। तो इस सेक्शन की जो मूवमेंट रेजिस्टिंग कैपेसिटी होगी एज पर द डिजाइन वो 107.33 किलो न्यूटन मीटर होगी, ठीक है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है। इस टाइप का क्वेश्चन हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, प्रीवियस वीडियो में भी हमने डिस्कस किया है, क्लासेस में भी हमने डिस्कस किया है, तो आप लोग जो है इसका कमेंट करें, ठीक है। तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन है, 500 बाई 250 mm का है। यहाँ पर ये उल्टा लिखा गया है, 250 mm बेसिकली विड्थ है और 500 mm जो है वो डेप्थ है, ठीक है। और इफेक्टिव नहीं बोला गया है तो इसको हमेशा टोटल मानना होता है, फिगर में भी बता रखा है 450, ठीक है। एज शोन इन द फिगर, एज्यूम M20 ग्रेड कंक्रीट एंड Fe 415 ग्रेड स्टील का यूज करना है। क्रैकिंग मूवमेंट आपसे पूछा गया है, मॉड्यूलर रेशियो आपको 13 दे रखा है, इसका मतलब WSM में चल रहे हैं। इन द लेवल ऑफ स्टील आपको टेंसाइल स्ट्रेसेस भी बतानी है जब मूवमेंट इतना अप्लाई किया जाए। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका सॉल्यूशन शेयर करूंगा, लेकिन ऑलरेडी ऐसा क्वेश्चन हम देख चुके हैं प्रीवियस वीडियो में, ठीक है। तो जिन्होंने नहीं दिखा वो प्लेलिस्ट में जाकर के प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। और इस क्वेश्चन में वैसे मैं आपको हिंट दे देता हूँ, आपको करना क्या होगा, M/I इज इक्वल टू F/Y। अगर आप F को FCR पुट कर दोगे तो FCR वो स्ट्रेंथ होती है बीम की जिस समय आपका पहला टेंशन क्रैक आता है, ठीक है। तो फर्स्ट फ्लेक्सर क्रैक जो आएगा, ठीक है, बीम के अंदर, उसको आप क्या कहते हैं, FCR कहते हैं। तो यदि आप यहाँ FCR डाल दोगे तो M जो निकलेगा वो MCR को रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि क्रैकिंग मूवमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन इस क्वेश्चन में आपको जब यहाँ पर देखना पड़ेगा तो न्यूट्रल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। तो न्यूट्रल एक्सिस के लिए आप फॉर्मूला जो सेंट्रोइडल वाला फॉर्मूला होता है यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये क्रैक नहीं हो रहा है। तो जो रेगुलर जो WSM डिजाइन है वो ना यूज करके आप जो सोम के कंसेप्ट पढ़ते हो M/I इज इक्वल टू F/Y उसको यूज करेंगे। तो आई निकालना पड़ेगा। आई निकालने के लिए आपको पहले सेंट्रोइडल एक्सिस निकालनी पड़ेगी। सेंट्रोइडल एक्सिस निकालने के लिए समेशन AI/YI डिवाइड बाय समेशन AI आप कर देंगे, ठीक है। तो आपको सेंट्रोइड की लोकेशन पता लग जाएगी। और सेंट्रोइड एक्सिस निकालते समय आपके पास में दो एरियाज होंगे, एक तो पूरा कंक्रीट का एरिया और दूसरा इस लेवल पर, ठीक है, स्टील का एरिया तो प्लस कर देंगे और कंक्रीट का एरिया माइनस कर देंगे, ठीक है। तो वहां से आप ये कैलकुलेशन करो, वाई बार निकालो। वाई बार निकालने के बाद में जैसे सेंट्रोइडल एक्सिस आ जाए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा तो इस इक्वेशन में पुट कर दो, MCR आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा आपको टेंसाइल स्ट्रेसेस पूछी गई है तो उसमें तो आप सिमिलर ट्रायंगल स्ट्रेस डायग्राम में जाकर के आप निकाल सकते हैं, ठीक है। या फिर आप इस इक्वेशन में भी पुट कर दें एट द लेवल ऑफ रेनफोर्समेंट, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेसेस आपको स्टील में मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट वीडियो में जो हम कंसेप्ट लेंगे वो होगा डबली रेनफोर्स्ड बीम पर, टी बीम पर, ठीक है। और डबली रेनफोर्स्ड बीम की डिज़ाइन हमने ऑलरेडी देखी भी है इन वीडियोस के अंदर। और टी बीम, एल बीम, WSM, LSM मेथड हमारा स्टार्ट हो जाएगा नेक्स्ट सेशन के अंदर, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।